हेलो, वेलकम यू ऑल गाइज। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, राइट। तो क्लास 9th में ऑलरेडी आपने मैटर्स के बारे में पढ़ा होगा कि मैटर्स को हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग तरह से क्लासीफाई करते हैं। तो मैटर्स के क्लासिफिकेशन के दो बेसिस थे, एक तो आप उसको फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे क्लासीफाई करते हैं, दूसरा केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे, राइट गाइज। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे या फिजिकल स्टेट के बेसिस पे किसी भी सब्सटेंस के मेन कितने पार्ट्स होते हैं, तीन तरह से क्लासीफाई करते हैं। कौन कौन सा? सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, जिसके बारे में डिटेल्स में आपने पढ़ रखा है। इसके अलावा दो और भी स्टेट होते हैं जिसको कि हम लोग प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट बोलते हैं, राइट गाइज। और केमिकल क्लासिफिकेशन या केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे अगर हम किसी एलिमेंट को क्लासीफाई करते हैं तो उसमें आपको पता है कि दो तरह का सब्सटेंस होता है। कौन सा? एक प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस, राइट। जो प्योर सब्सटेंस होता है वो एक ही तरह के मैटर से बना होता है, जबकि इम्प्योर सब्सटेंस के अंदर क्या होता है, एक से ज्यादा तरह के मैटर होते हैं, जिसको कि आप लोग मिक्सचर भी बोलते हो, राइट। और जो प्योर सब्सटेंस है उसको हम लोग कितने पार्ट्स में क्लासीफाई करते हैं? दो पार्ट्स में। कौन कौन सा? एक आपका एलिमेंट होता है और दूसरा क्या होता है? कंपाउंड होता है, राइट। और जो मिक्सचर होता है उसको आप क्या करते हो? होमोजीनियस या हेट्रोजीनियस बोलते हो, या फिर होमोजीनियस को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रू सॉल्यूशन। और हेट्रोजीनियस को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, वो कौन सा होता है आपका? कोलॉइड एंड सस्पेंशन। तो ये ऑल टुगेदर आपने क्लास 9th में पढ़ रखा है। तो हम एक जो इन सारे एलिमेंट या मैटर को क्लासिफिकेशन का, ये जो एलिमेंट होता है इसको क्लासीफाई कैसे किया गया, तो उसी के बारे में, तो दैट मीन्स क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के अंदर जो एक टॉपिक है आपका एलिमेंट, जो कि क्या होता है, एक प्योर सब्सटेंस होता है, हम लोग उसी के क्लासिफिकेशन के बारे में यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, जो कि क्लास 10th का काफी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और साथ ही साथ ये आपको हायर क्लासेस में भी काम आने वाले हैं। तो इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को बस आप समझने की कोशिश कीजिएगा। बाकी ये चैप्टर काफी आसान है, आपको बहुत ही इजीली लगेगा और मजा भी आएगा पढ़ने में। तो इसके अंदर जो अपने हाईलाइट पॉइंट्स हैं, जो तुम्हारे सीबीएसई क्लास 10th के करिकुलम में है, जितनी पॉइंट्स को आपको समझना है, डिस्कस करना है, जो आपके लिए बोर्ड एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, वो है आपका अर्ली अटेम्प्ट ऑफ क्लासिफिकेशन के अंदर डोबेनियर्स ट्राइड और न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल को समझना। और उसके बाद मैंडली पीरियडिक टेबल क्या था, क्या उसके अचीवमेंट्स थे, क्या उसके लिमिटेशंस थे, एंड देन मॉडर्न पीरियडिक टेबल किस तरह से बना, किस तरह के केओस वहां पे प्रेजेंट थे। फिर उसके अंदर अलग अलग तरह के ट्रेंड्स को पढ़ना है, जैसे कि वैलेंसी का वेरिएशन क्या होता है, एटॉमिक साइज क्या होता है, मेटालिक नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज क्या होते हैं। तो इन सारे पॉइंट्स को हम लोग क्या करेंगे, वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। तो पेन और नोटबुक लेके बैठ जाओ, जो भी इंपॉर्टेंट बातें आएंगी वो आप पैरेलली यहाँ पे नोट करते जाओगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं सबसे बेसिक से, राइट, कि अर्लियर अटेम्प्ट ऑफ क्लासिफिकेशन क्या था। जो सबसे पहला आपको दिख रहा है डोबेनियर्स ट्राइड, क्या है? डोबेनियर्स ट्राइड। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं कि इन्होंने बताया क्या था। डोबेनियर्स ट्राइड, तो इसको ध्यान से देखिए कि डोबेनियर्स ट्राइड में बताया क्या गया था कि अगर कोई भी तीन एलिमेंट को उस तरह से हम लोग ग्रुप में अरेंज करते हैं, जैसा कि आपको वर्ड ये ट्राइड से ही पता चल रहा है, राइट। ये क्या होता है आपका कि किसी तीन एलिमेंट का क्या रहेगा, ग्रुप रहेगा। तो इनिशियली उसने क्या किया कि जो भी एलिमेंट्स नॉन थे उनमें तीन तीन करके उनका क्या क्या ग्रुप बनाया। तो जैसे कि हम यहाँ आप देख सकते हैं कि सबसे पहला, जैसे एक एग्जाम्पल ले लें, आपके पास लिथियम है, फिर क्या है, सोडियम है, और फिर क्या है, पोटेशियम है। तो ये इसके एटॉमिक मास, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना, उस समय लोगों को एटॉमिक नंबर की जानकारी नहीं थी। तो एटॉमिक मास पे उन्होंने क्या किया, क्लासिफाई किया। तो लिथियम का एटॉमिक मास कितना होता है? 7 होता है। सोडियम की बात करें तो ये 23 होता है, और पोटेशियम की बात करें तो 39 होता है। तो अब ध्यान से देखो, अगर इन दोनों का हम लोग अर्थमेटिक मीन ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं? अर्थमेटिक मीन, राइट। दैट मीन्स क्या कर लेते हैं, 7 + 39/2। तो ये चेक करोगे तो कितना आ जाएगा, 23। तो डोबेनियर्स ट्राइड में यही बोला गया था कि अगर तीन एलिमेंट के अंदर फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट का मास का जो अर्थमेटिक मीन है वो बीच वाले के बराबर होगा, राइट। दैट मीन्स फर्स्ट एलिमेंट का मास A मान लेते हैं, सेकंड का B मान लेते हैं, और थर्ड का C मान लेते हैं। तो उन्होंने बताया कि B इक्वल टू क्या होगा, A + C/2, वेयर A, B, C और क्या है, एटॉमिक मास। क्या है? एटॉमिक मास है, राइट, उन तीन रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स का। इसके अलावा इस सीरीज में और भी एलिमेंट आते हैं, जैसे कि आपको पता होगा बेरिलियम है, राइट, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, राइट। तो बेरिलियम का मास आपको पता है कितना होता है, 9, मैग्नीशियम कितना होता है 24, और कैल्शियम आपको पता होगा कितना होता है 40। तो यहां भी जब तुम एवरेज निकालोगे
तो कितना आ जाएगा 9 + 40/2, तो ये कितना आ जाएगा तुम्हारा 24.5। तो क्लोज टू ये क्या है, मैग्नीशियम के एटॉमिक मास के बराबर है, राइट। सिमिलरली तुम क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन इसके भी चेक करोगे, राइट, मास से, तो आपको क्या आएगा, वो भी उतना ही है। क्लोरीन का कितना होता है 35.5 होता है, ब्रोमीन की बात करें तो ये आपका 80 होता है, और आयोडीन की बात करें तो ये 127 होता है, राइट। तो 35 और 127 करोगे तो क्लोज टू क्या आएगा, ब्रोमीन का कितना होता है 80 होता है। इसी तरह से उन्होंने क्या किया था कि जो भी नॉन एलिमेंट्स थे उन्होंने बताया कि अगर कोई भी एलिमेंट्स इस तरह के रूल को फॉलो करता है तो उसके फिजिकल और केमिकल बिहेवियर क्या रहेंगे, एक जैसे रहेंगे। तो ध्यान रखना, डोबेनियर ट्राइड के जो एलिमेंट्स थे उसके फिजिकल और केमिकल बिहेवियर क्या होते थे, सेम आते थे, राइट। बहुत ही सिंपल है, समझ में आ गया। तो ध्यान रखना कि डोबेनियर ट्राइड में जो भी 3 एलिमेंट है, तो अभी भी तुम अगर चेक करोगे क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का, तो लगभग केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, ऑलमोस्ट सेम होता है। या बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पता है ग्रुप 2 का एलिमेंट है, इसके भी प्रॉपर्टीज क्या रहेंगे, बिल्कुल सेम रहेंगे। या जो ये 3 एलिमेंट दिख रहा है, ये तीनों एलिमेंट क्या अल्कली मेटल्स हैं, तो तीनों के फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है, सेम होता है। उसके अलावा इसके अंदर उन्होंने कुछ और भी एलिमेंट्स को अरेंज किया था, जैसे आप बात करो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, वहां पे भी चेक करोगे तो इस तरह के प्रॉपर्टीज आपको देखने को मिलेंगे। तो दिस इज योर डोबेनियर्स ट्राइड रूल। नाउ अब नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है अपना न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल क्या है नेक्स्ट स्लाइड में। तो गाइस जो नेक्स्ट है अपने पास है वो है न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल। तो न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल, जैसा कि तुम्हें ये वर्ड ही लग रहा है ऑक्टेव, राइट, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अष्टक, न्यूलैंड का अष्टक नियम। तो यहां देखिए न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल बोला क्या कि जैसे आपके म्यूजिक के क्या होता है, कोड्स या नोट्स होते हैं, राइट, सा रे गा मा पा धा नी सा, राइट। फिर से सा के बाद क्या होता है, देखो 7 एलिमेंट के बाद फिर से क्या होता है, वही नोट रिपीट होता है, सा रे गा मा पा धा नी, फिर से 7वां एलिमेंट क्या आ गया, सा से शुरू किया था, फिर से क्या आ गया, 8वां सा ही आ गया। तो इन्होंने भी क्या किया था कि कुछ एलिमेंट्स को इस तरह से अरेंज किया था कि हर पहला एलिमेंट अपने 8वें एलिमेंट से क्या रखता था, फिजिकल और केमिकल बिहेवियर में सिमिलरिटीज। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम यहां समझ सकते हैं कि जैसे देखो तुम्हारे पास क्या है, सा है, रे है, गा, मा, पा, धा, नी, सा। फिर से ये काउंट करो, राइट, ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ। ये देखो जो पहला है वही क्या गया, फिर से 8वां, फिर से सा के बाद क्या जाते, रे जाते, राइट। तो सिमिलर उसी तरह से उन्होंने क्या किया था कि एलिमेंट को अरेंज किया था। तो हम लोग करते हैं उसी के अनुसार से। लिथियम है, उसके बाद क्या होता है, बेरिलियम, फिर बोरन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, राइट, फिर क्या होगा, फ्लोरीन, एंड देन फिर से क्या आ गया यहाँ पे सोडियम। तो देखो बोलोगे सर यहाँ तो नियन होगा ना, तो देखो गाइज ये 1866 की बात है और उस समय इनर्ट गैस का खोज हुआ नहीं था। तो इनर्ट गैस के बारे में लोगों को जानकारी नहीं थी कि कौन सा एलिमेंट है। तो फ्लोरीन के बाद जो उस समय नॉन एलिमेंट था वो कौन था, सोडियम था, राइट। फिर से अगर हम नेक्स्ट आगे चलें तो सोडियम के बाद देखिए क्या होता है आपका, मैग्नीशियम, राइट, मैं पैरेलली लिख रहा हूं, मैग्नीशियम, फिर क्या होगा, एल्यूमिनियम, फिर मैं ऑर्डर लिख रहा हूं, एल्यूमिनियम के बाद फिर से क्या आ जाएगा, देखो सिलिकॉन, फॉस्फोरस, फिर क्या हो जाएगा बताओ गाइस, सल्फर, देन क्लोरीन, देन क्लोरीन के बाद क्या होगा, आपको गाइस पता होगा कि आर्गन। लेकिन उस समय अगेन इनर्ट गैस का खोज नहीं हुआ था, तो आर्गन नहीं था लोगों को बारे में पता। तो बताओ आर्गन के बाद क्या था लोगों को पता, पोटेशियम, फिर कैल्शियम। तो इस तरह से बहुत ज्यादा एलिमेंट्स की उस समय लोगों को जानकारी भी नहीं थी। तो जो भी नॉन एलिमेंट्स थे उसको उन्होंने क्या किया, कुछ इस तरह से अरेंज किया। तो चलिए हम लोग काउंट करते हैं। जैसे लिथियम है, लिथियम से सिमिलर प्रॉपर्टीज रखने वाला कौन सा एलिमेंट होगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां एलिमेंट कौन हो गया, सोडियम। सिमिलरली पूछा जाएगा कि अच्छा बताइए सर कि कार्बन से सिमिलर कौन होगा। तो चलिए हम लोग कार्बन से शुरू करते हैं। तो कार्बन क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कार्बन से सिमिलर एलिमेंट कौन होगा, सिलिकॉन होगा। वैसे ही अगर तुम्हें चेक करना है कि सर ये बोरॉन से सिमिलर एलिमेंट कौन है, तो यहां से काउंटिंग शुरू करते हैं। ध्यान से देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कहां पे आ गया, एल्यूमिनियम के पास। दैट मीन्स बोरॉन और एल्यूमिनियम क्या होगा, सिमिलर फिजिकल और केमिकल बिहेवियर रखेंगे। तो यही था तुम्हारा न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल। इसके कुछ डिमेरिट्स क्या थे कि उस समय उतने नॉन एलिमेंट्स लोगों को नहीं था पता। आगे जब एलिमेंट्स की खोज होने लगी तो वो इस रूल को फॉलो नहीं कर पाया, राइट।
पोटेशियम के बाद पता होगा स्कैंडियम होता है, उसके बिहेवियर क्या होता है, बिल्कुल ही अलग होते हैं। वो एक डी ब्लॉक का एलिमेंट है। तो जैसे जैसे आगे एलिमेंट का खोज होता गया, न्यूलैंड्स ऑफ टेबल को लोगों को क्या करना पड़ा, डिस्कार्ड करना पड़ा। तो ये इसके कुछ बेसिक लिमिटेशंस थे। नेक्स्ट जो अपने पास आने वाला है वो है मैंडली पीरियडिक टेबल। तो देखो गाइस, मैंडली पीरियडिक टेबल है कि ये सबसे पहला अटेम्प्ट था जब किसी ने इसको क्या किया था, पूरा टेबुलर फॉर्म में अरेंज किया था। और उस समय बहुत सारे एलिमेंट की डिस्कवरी और भी हो गई थी। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि मेंडलीव का पीरियडिक टेबल क्या था। तो गाइस नेक्स्ट जो अपना टॉपिक क्या है, मेंडलीव पीरियडिक टेबल। तो देखो मेंडलीव ने पहली बार क्या किया था कि जितने भी नॉन एलिमेंट्स थे उसको क्या किया, टेबुलर फॉर्म में अरेंज किया। तो उन्होंने पीरियडिक टेबल बनाने के पीछे क्या प्रिंसिपल रखा, किस अनुसार से पीरियडिक टेबल बनाया, उसके पीछे का क्या प्रिंसिपल था। तो उन्होंने बताया क्या कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, क्या फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है, जैसे तुम्हें पता है कि उसकी डेंसिटी क्या होगी, उसका साइज क्या होगा, उसका हार्डनेस क्या होगा, राइट। वो मेटल होगा, नॉन मेटल होगा, सॉलिड स्टेट में होगा, लिक्विड स्टेट में होगा, उसकी बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होंगे, मेल्टिंग पॉइंट्स क्या होंगे, राइट। तो ये सारे क्या कहलाते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज। नो केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज होता है उसके अंदर एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, वो अदर मेटल से किस तरह से रिएक्ट करता है, राइट। तो ये सारी चीजें क्या आती हैं उसके केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर। तो जो बताया कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियडिक फंक्शन। पीरियडिक फंक्शन किसको बोलते हैं, जो एक साइकिल के बाद रिपीट करता है। जैसे पूछा जाए कि सीजन, जैसे इंडिया में क्या होता है 4 सीजन होता है, तो वो एक सर्टेन इंटरवल के बाद आता है। ऐसा नहीं होता कि आपको दिसंबर में बारिश का महीना शुरू हो जाएगा, जून में सर्दी पड़ने लगी, उसका एक पीरियडिक फंक्शन है कि हर 3 महीने में ये क्या आएगा, हर साल चेंज आएगा। जैसे सन ही है, राइट, तो उसका 24 घंटा का एक रोटेशन होता है, तो वो क्या होगा, एक पीरियडिक फंक्शन होगा। जैसे मून ही है, तो 28 डेज में क्या करता है वो, अर्थ का कंप्लीट रिवॉल्यूशन रोटेशन को कंप्लीट करता है, तो वो क्या होता है, एक पीरियडिक फंक्शन होता है, राइट, जो एक सर्टेन इंटरवल के बाद रिपीट होता है। तो वही बताया कि एलिमेंट्स के जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होते हैं वो उसके एटॉमिक मासेस के अनुसार से वैरी करेंगे, राइट। जैसा एटॉमिक मासेस होगा वैसा ही उसका क्या होगा, फिजिकल और केमिकल बिहेवियर, राइट। तो इन्होंने पहली बार टेबुलर फॉर्म में अरेंज किया। तो अब देखिए उन्होंने बनाया क्या, उसके टेबल थे किस तरह से अरेंज किए हुए। तो उन्होंने टोटल जो है ग्रुप डिवाइड किया, वो था 8 ग्रुप, राइट। मॉडर्न पीरियडिक टेबल में तुम्हें पता है टोटल क्या होते हैं, 18 ग्रुप होते हैं, बट उन्होंने उस समय जो टेबल बनाया उसमें कितना ग्रुप था, टोटल 8 ग्रुप था। तो ग्रुप कौन कौन से थे उन्होंने रोमन में दिखाया था, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो टोटल इन्होंने क्या किया, 8 ग्रुप बनाया। अब 8 ग्रुप के अंदर इन्होंने क्या क्लासिफिकेशंस किए वो मैं आपको यहां पे अरेंज करके बताता हूं। तो इन्होंने जो बाकी जितने भी 1 to 7 था उसको फर्दर 2 पार्ट्स में क्या किया, डिवाइड कर दिया। जैसे ग्रुप 1 है तो इसको भी उन्होंने 2 पार्ट्स कर दिया, कौन कौन सा, ए एंड बी। सिमिलरली जो 2 है इसको भी क्या कर दिया, ए बी। सिमिलरली जो ये 3 है इसको भी ए बी किया, एंड सो ऑन। तुम कर सकते हो ए बी को, राइट। तो कहां तक ए बी क्या था गाइज, बताओ, ये था ग्रुप नंबर 7 तक ए बी। ग्रुप नंबर 7 तक क्या क्या, ए और बी। और ग्रुप जो 8वां है इसमें टोटल 3 एलिमेंट्स को रखा, बट इसको ए बी सी नहीं किया। ध्यान रखिएगा, एक्चुअली 8वें के अंदर भी क्या होता है, टोटल 3 एलिमेंट रखे जाते हैं। और ये मेनली किसके लिए था, ट्रांजिशन मेटल के लिए। किसके लिए था, ध्यान रखोगे, ये किसके लिए था, ट्रांजिशन मेटल्स। तो जितने भी ट्रांजिशन मेटल्स थे, जैसे आपके पास क्या होता है, फेरस है, निकेल है, कोबाल्ट है, उन सबको कहां रखा था, डी ब्लॉक, जो आजकल के डी ब्लॉक एलिमेंट्स है उसको उन्होंने कहां रखा था, ग्रुप 8 में। सिमिलरली ध्यान रखिएगा, जो ग्रुप ए था, सब ग्रुप, इसको क्या बोलते हैं, ए बी को सब ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सब ग्रुप। तो सब ग्रुप ए में जो था वो नॉर्मल एलिमेंट्स था। तो ध्यान रखिएगा, जहां पे भी आपको ए दिखता है, ए मतलब क्या रखा था, नॉर्मल एलिमेंट्स। अब बोलोगे नॉर्मल एलिमेंट्स उस समय वो किसको बोलते थे, तो आजकल जो तुम्हारा एस एंड पी ब्लॉक के एलिमेंट्स है वो क्या थे, नॉर्मल एलिमेंट्स, जिसमें कि ऑटोमोस्ट का इलेक्ट्रॉन या तो एस में रहता है या पी में रहता है, बट उस समय लोगों को इतनी डिटेल जानकारी नहीं थी। नाउ अगर हम बात करें कि तो फिर सर ये बी में किसको रखा था, जो सब ग्रुप अपने पास बी है, बी में क्या रखा है, अगेन बी में क्या था आपका, ट्रांजिशन मेटल था। बी में क्या था, ट्रांजिशन मेटल्स।
तो ध्यान रखिएगा, ट्रांजिशन मेटल्स पीरियोडिक टेबल में बहुत ज्यादा अवेलेबल थे उस समय, तो बी में उन्होंने क्या रखा, ट्रांजिशन मेटल्स को। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जब मेंडलीव का टेबल बना था तो टोटल 63 नॉन एलिमेंट्स थे। पूछा जाएगा नॉन एलिमेंट्स कितने थे, तो टोटल 63 नॉन एलिमेंट्स था। क्या इस समय तक इनर्ट गैस की खोज हुई थी? नहीं, बिल्कुल इस समय तक इनर्ट गैस की खोज नहीं हुई थी। तो मॉडर्न जो आपका मेंडलीव का टेबल है, इसमें एक इंप्रूवमेंट भी किया गया था, वो था लास्ट में जीरो ग्रुप, कि अब अपने पास जब इनर्ट गैस का खोज हो गया और मेंडलीव के टेबल बनाते समय तो वो ग्रुप था ही नहीं, तो उसे इसमें रखने की जरूरत नहीं हुई। तो बाद में उन्होंने क्या किया कि एक जीरो ग्रुप बनाया। क्या बनाया? जीरो ग्रुप, और जिसमें क्या रखा, इनर्ट गैसेस को। लेकिन जिस समय ये टेबल बना था उस समय इनर्ट गैस की खोज नहीं हुई थी। अब नौ जो ये वर्टिकल कॉलम्स दिख रहे हैं, इसको क्या बोला गया, ग्रुप। और इसके अंदर जो हॉरिजेंटल लाइंस थे उसको उन्होंने क्या बोला, ये क्या कहलाएंगे, पीरियड। तो जो पहला 3 पीरियड है, राइट, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड पीरियड, इसके अंदर तो कोई क्लासिफिकेशन नहीं था। लेकिन जो फोर्थ पीरियड है इसको भी फर्दर 2 में, एक हाई प्राइमरी सीरीज एंड सेकेंडरी सीरीज, क्या लगाया गया था, प्राइमरी सीरीज एंड सेकेंडरी सीरीज। तो फर्दर ये भी 2 पार्ट्स में, जो फिफ्थ है इसको भी 2 पार्ट्स में बांट दिया था, 1 एंड 2। सिमिलरली जो सिक्स्थ है इसको भी 2 पार्ट्स में बांट दिया था, 1 एंड 2, राइट। तो इस तरह से अरेंज किए गए थे कि उन्होंने क्या किया था, इस जो आपके पास यहाँ पे नीचे दिख रहा है पीरियड, तो इसको भी क्लासिफाई किया था। तो पूछोगे, बहुत जगह क्वेश्चन है, ये कंफर्म नहीं है, आपके एनसीईआरटी को जब उल्टाओगे तो आपको यहाँ टोटल 6 पीरियड ही दिखेंगे, बट एक्चुअल जो पीरियड की बात करें तो इसमें टोटल 12 पीरियड अवेलेबल थे। लेकिन इसके वजह से अब देखो टेबल में जगह तो बहुत हो गया, टोटल ग्रुप भी यहाँ 8 है, उसके अंदर सब ग्रुप ए भी है, और ये जो आपका पीरियड है ये भी 12 है। तो समझ सकते हो बहुत सारे जगह है इस टेबल में, तो बहुत सारा जगह क्या रह गया था, खाली रह गया था। क्या रह गया था, खाली। तो उस जगह पे उन्होंने क्या किया कि अपने मन से रैंडम कुछ नाम रख दिया, और एलिमेंट के डिस्कवरी होने से पहले ही कि यहाँ पे आगे फ्यूचर में अगर एलिमेंट मिला इस तरह का तो उसका बिहेवियर कुछ ऐसा होगा। दैट मीन्स इन्होंने यहाँ ज्योतिषी वाला काम किया था, राइट। जैसे हम लोग हाथ दिखाते हैं किसी ज्योतिषी के पास, क्या सही है क्या गलत उसके बारे में मैं नहीं यहाँ कमेंट करने वाला हूँ। तो एक्चुअल रीजन यहाँ पे यही था कि उन्होंने क्या किया था, बहुत सारे एलिमेंट का प्रिडिक्शन किया था जो बाद में बहुत सही भी हुआ था, राइट। तो आपको पता होगा कि जैसे आपके पास जर्मेनियम एलिमेंट है तो इसका नाम उन्होंने एका सिलिकॉन रख दिया था। क्या रख दिया था, एका सिलिकॉन। दैट मीन जिस भी एलिमेंट है उसके नीचे रख दिया था। जैसे आपके पास एल्यूमिनियम नॉन था उस समय, तो एल्यूमिनियम के नीचे कौन सा एलिमेंट होता है आजकल, गैलियम होता है, बट उस समय गैलियम नॉन नहीं था तो उसका नाम उन्होंने क्या रख दिया था, इका गैलियम, और सॉरी इका एल्यूमिनियम, जो बाद में क्या बना, गैलियम बना। और इसके केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज को उन्होंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया कि एलिमेंट जो मिलेगा उसका फिजिकल और केमिकल बिहेवियर ऐसा रहेगा, राइट। तो इस तरह से देख रहे हो कि इसके जो हम अगर बात करें अचीवमेंट्स की, तो जो क्या क्या थे मेंडलीव के अचीवमेंट, तो सबसे पहला बात तो इन्होंने क्या किया था कि एक रूल दिया पीरियडिक टेबल बनाने का। इन्होंने पीरियडिक टेबल की लॉ बनाया कि इस लॉ के अनुसार से हम लोग पीरियडिक टेबल को क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। पहला पॉइंट, राइट, नोट कर लोगे अगर तुम्हें याद नहीं रहेगा तो। पहला पॉइंट क्या था कि पीरियडिक टेबल बनाने के लिए लॉ दिया। और दूसरा, पहली बार टेबुलर फॉर्म में सारे एलिमेंट को इन्होंने क्या किया, अरेंज किया, जहां के ट्रांजिशन मेटल, नॉर्मल एलिमेंट्स, राइट, इनको अलग अलग तरह से उन्होंने क्लासिफाई किया जिससे लोगों को उसके फिजिकल और केमिकल बिहेवियर समझने में आसानी हुई, राइट। तो दूसरा पॉइंट क्या रखोगे कि उन्होंने टेबुलेट फॉर्म में दिया और अलग अलग तरह के एलिमेंट को अलग अलग ग्रुप में क्या किया, क्लासिफाई किया, जिससे लोगों को आसानी हुई समझने में। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, प्रिडिक्शन ऑफ द फ्यूचर एलिमेंट, राइट। जो उस समय के लिए वो फ्यूचर था, अब हम अपने लिए क्या वो पास्ट है, बट जब मेंडलीव ने बनाया था उस समय ये सब एलिमेंट जैसे गैलियम है, जर्मेनियम है, उसके अलावा आपको पता होगा स्कैंडियम, स्कैंडियम का नाम उसने एका बोरॉन रखा था, राइट, वर्ड स्कैंडियम, राइट। 3D सीरीज का सबसे पहला एलिमेंट कौन सा होता है, स्कैंडियम होता है, तो उसका नाम उन्होंने एका बोरॉन रखा था, और वो भी लगभग बोरॉन जैसा ही फिजिकल प्रॉपर्टी रखता है। तो इस तरह से उन्होंने बहुत सारे एलिमेंट के बारे में प्रिडिक्शन किया जिससे लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी जागी, chaos आया, राइट। बार बार अपने एनसीईआरटी के वर्ड जब पीरियडिक टेबल को उल्टाओगे तो हर जगह एक वर्ड आएगा, CHAOS, chaos। मतलब लोगों के अंदर वो मतलब जागृति उठती है कि कुछ पता चल जाए तो उसको जानने की इच्छा। तो इसके वजह से बहुत सारे एलिमेंट का डिस्कवरी हुआ आगे चल के, इसी chaos की वजह से, राइट। तो नेक्स्ट जो इसका अचीवमेंट्स है वो तुम्हें समझ में आ गया क्या होता है कि बहुत सारे एलिमेंट के बारे में उन्होंने क्या किया, फ्यूचर प्रेडिक्शन किया।
उसके अलावे जो नेक्स्ट इसके अगर हम लिमिटेशंस की बात करें तो इसके अंदर कुछ लिमिटेशंस भी थे। जैसे हाइड्रोजन का पहला पॉइंट लिमिटेशंस क्या था, हाइड्रोजन का पोजीशन, कि भाई साहब हाइड्रोजन को रखें तो रखें किधर, राइट। तो ये सबसे बड़ा लिमिटेशंस था जो कि आज भी बना हुआ है। इवन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी ये लिमिटेशंस के तौर पे आता है। हाइड्रोजन का आज भी कोई जगह फिक्स नहीं है, क्योंकि इसके बिहेवियर कुछ अल्कली से भी मिलते हैं और कुछ हैलोजन से भी मिलते हैं। नाउ दूसरा जो इसके अंदर था, इसको जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आया वो वहां पे उन्होंने प्रिडिक्शन आया आइसोटॉप्स। आप जानते हो आइसोटॉप्स क्या होता है, पता? ये क्या होता है कि सेम एलिमेंट के एटम है जिसके मास अलग अलग होते हैं। अब जैसे कार्बन क्या है, 12 भी होता है, कार्बन 13 भी होता है, कार्बन 14 भी होता है। उस समय तो लोगों को एटॉमिक नंबर की जानकारी थी नहीं। अब भाई साहब ये कार्बन को रखेगा कहां, किस ग्रुप में? सिमिलरली आपको पता है नाइट्रोजन का मास क्या होता है, 14 भी होता है, नाइट्रोजन क्या होता है तुम्हारा 15 भी होता है। अब नाइट्रोजन का भी मास 14 है, इस कार्बन का भी मास 14 है, और उन्होंने मास के अनुसार से ही अरेंज किया था। तो अगर मास सेम है तो पोजीशन भी सेम होना चाहिए, बट मेंडलीफ ने क्या किया, उसको अलग अलग पोजीशन दे दिया। तो जो रूल मेंडलीफ ने बनाया, खुद ही उस रूल को उन्होंने क्या किया, वायलेट किया। एक्चुअली बात करें तो पीरियोडिक टेबल में उन्होंने रखा सही, बट अपने रूल का ही क्या किया, वायलेशन किया। सिमिलर बात आ गई अगर आइसोबार्स की, राइट। जैसे अब आपके पास पता है कि आइसोबार जानते हो मास नंबर क्या होता है, सेम होता है। तो जैसे अब ये दोनों की बात करें तो कार्बन और नाइट्रोजन ये दोनों आपस में क्या कहलाएंगे, आइसोबार्स कहलाएंगे। तो अब इन दोनों का क्या होगा, मास तो सेम है बट दोनों का बिहेवियर पता है, कार्बन का प्रॉपर्टीज अलग होता है, नाइट्रोजन का प्रॉपर्टीज अलग होता है। मास सेम होते हुए भी प्रॉपर्टीज क्या हो गया, चेंज हो गया। उन्होंने क्या बोला था कि एटॉमिक मास का पीरियोडिक फंक्शन होगा, दैट मीन्स अगर मास सेम होगा तो फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होना चाहिए। बट ऐसा होता तो नहीं है, बिल्कुल कार्बन नाइट्रोजन का भी सेम हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो दैट्स वाई कि ये क्या क्या है, आइसोबार्स ने उसे प्रॉब्लम में डाला। तो पहला प्रॉब्लम कहाँ है, हाइड्रोजन को लेके, फिर आइसोटॉप्स को लेके, फिर आइसोबार्स को लेके। इसके अलावे भी कुछ एलिमेंट्स थे, जैसे तुम फेरस, कोबाल्ट और निकेल की बात करोगे तो निकेल का एटॉमिक मास कोबाल्ट से कम होता है, निकेल का एटॉमिक मास कोबाल्ट से कम होता है, बट एटॉमिक नंबर पहले है। तो कुछ एलिमेंट्स में इस तरह के भी प्रॉब्लम्स देखने को आए। तो ये कुछ बेसिक लिमिटेशंस थे, आपके एनसीईआरटी में उतना ज्यादा लिमिटेशंस डिस्कस नहीं किया गया, तो हम लोग उतने डिटेल्स में जाएंगे भी नहीं। तो 2-3 लिमिटेशंस आपको ध्यान रखना है। नाउ नेक्स्ट आएंगे हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पे, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में उसको डिटेल्स में समझते हैं। तो गाइस अब आते हैं अपने सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है इस चैप्टर का, वो है आपका द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के पीछे एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि पहली बार जो लोगों को एटॉमिक नंबर के बारे में पता चला वो था मोसलेज एक्सपेरिमेंट। तो मोसले का एक्सपेरिमेंट मैं सिंपल 1 लाइन में तुम्हें बता दे रहा हूं, अभी तुम्हारे सिलेबस की चीज नहीं है। तो उसमें उन्होंने क्या किया था कि एक्सरे को क्या क्या एक मेटल सरफेस के ऊपर टकराया, राइट। तो जैसे कोई मेटल सरफेस है, वहां पे हाई स्पीड अगर इलेक्ट्रॉन टकराता है तो वहां से एक एनर्जी निकलती है। तो उस एनर्जी को उन्होंने ऑब्जर्व किया और उस एनर्जी को उन्होंने अलग अलग मेटल्स के ऊपर ट्राई किया। तो अलग अलग मेटल्स में वो एनर्जी का वैल्यू अलग अलग आ रहा था। तो उन्होंने देखा कि जितना न्यूक्लियर चार्ज है उसके अनुसार से क्या हो रही है, उसकी एनर्जी वैरी कर रही है। तो पहली बार एक टर्म आया न्यूक्लियर चार्ज, कि न्यूक्लियर में कितना चार्ज होता है। और पता है कि न्यूक्लियस में किसके वजह से चार्ज होता है, प्रोटॉन के वजह से। किसके वजह से, प्रोटॉन के वजह से। दैट मीन्स किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जितना प्रोटॉन है वही उसका क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है, राइट। तो ये मोसले का एक्सपेरिमेंट सिंपली था। पूछा भी जा सकता है कि अच्छा मोसले का एक्सपेरिमेंट क्या था, तो सिंपली बताओगे कि उन्होंने न्यूक्लियस में क्या किया था, चार्ज के बारे में पता किया था, न्यूक्लियस में कितना प्रोटॉन प्रेजेंट है उसके बारे में उन्होंने क्या किया था, जानकारी दिया था। ये ऑल टुगेदर आपका क्या है, डिफरेंट कॉन्सेप्ट है जो आप हायर क्लास में जाके पढ़ोगे। तो देखिए हम लोग आते हैं, तो एक्चुअली जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का फाउंडेशन रखा था वो रखा किसने था, मोसले ने था। लेकिन इस टेबल को कंप्लीट अगर तुमने सही से बात करो कि इसको कंप्लीट किन्होंने किया था, तो इसको कंप्लीट करने में सबसे बड़ा हाथ था बर्जीलियस का, और उसी का 2 स्टूडेंट था रैंग एंड वार्नर, जिन्होंने इस टेबल को कंप्लीट किया था, राइट। बट ये अगर पूछा जाए कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का जो लॉ है वो किसने दिया था, तो वो किसने दिया था, मोसले ने। बट टेबल किसी और ने प्रिपेयर किया, राइट। तो चलिए देखते हैं ये लॉ क्या है। तो जैसा कि आपको पता है कि मेंडलीफ में क्या था कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर
एटॉमिक मासेस, बट जो मॉडर्न टेबल है वो किसके ऊपर बना, एटॉमिक नंबर के ऊपर, जिसको पता है हम लोग किससे आजकल दिखाते हैं, जेड से। किससे दिखाते हैं, जेड से। और इस समय तक इनर्ट गैस की खोज हो चुकी थी, तो उसको भी क्या किया गया, इस लॉ में शामिल किया गया। तो अब आपको पता है कि जो सबसे पहला वाला हाइड्रोजन, इसका पोजीशन आज भी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी फिक्स नहीं है, राइट, बट हम इसको यहां रख देते हैं ताकि ये क्या हो, सिमेट्रिक दिखे ना। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज जो ये वाला ग्रुप है, राइट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्कली। क्या बोलते हैं, अल्कली मेटल्स। क्या बोलते हैं, अल्कली मेटल। जो ग्रुप 2 है, ग्रुप 2 को क्या बोला जाता है, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। इसको क्या बोला जाता है, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ध्यान रखना, एक्सेप्ट बेरिलियम, एक्सेप्ट बेरिलियम। तो देखो, इसको अल्कली कहने के पीछे रीजन क्या है कि अल्कली मतलब सिंपली होता है, कहीं पे भी अगर आगे केमिस्ट्री में पढ़ोगे कि अल्कली मतलब क्या होता है, तो अल्कली मतलब सिंपली क्या होता है, बेस होता है। तो जिसके अंदर बेस वाला प्रॉपर्टी होता है उसको क्या बोलता है, अल्कली। तो ये सारे के सारे एलिमेंट क्या होता है, बेसिक नेचर के होते हैं, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, अल्कली मेटल्स। और बाकी जो फ्रांसियम है ये आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। सिमिलरली ग्रुप 2 की बात करोगे तो बेरिलियम जो है ये तुम्हारा एम्फो मेटल होता है। क्या होता है, एम्फो। दैट मीन्स एम्फो मतलब हो गया एसिड प्लस बेस, ये दोनों जैसा रखता है इलेक्ट्रॉन, राइट, कि एसिड आएगा तो उसके पास बेस जैसा बन के रहेगा और बेस आएगा तो उसके सामने एसिड बन के रहेगा। तो इस तरह के एलिमेंट को क्या बोलते हैं, एम्फो एलिमेंट बोलते हैं। बाकी मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ये सब क्या कहलाता है, अल्कलाइन अर्थ मेटल। रीजन क्या है कि ये भी बेस ही फॉर्म करता है, इसलिए अल्कलाइन या अल्कली बोलते हैं। और अर्थ मेटल इसलिए बोला जाता है क्योंकि अर्थ के अपर क्रस्ट, लिथोस्फेयर, समझते हो, जो मिट्टी वाला लेयर होता है, पृथ्वी का सबसे ऊपरी वाला परपटी, उसी पे क्या होता है, ये सारे एलिमेंट्स पाए जाते हैं, इसलिए इसका नाम क्या होता है, अल्कलाइन अर्थ मेटल। बाकी जो ये लास्ट वाला, ये तुम्हें पता है ये क्या है, तुम्हारा इनर्ट गैस है। इसको बात करें तो इसको हम लोग हेलोजन बोलते हैं। देखो, हेलोजन्स कहने का मतलब होता है सॉल्ट्स, सॉल्ट्स जनरेटर, जो क्या करता है, सॉल्ट को जनरेट करता है, राइट। हेलो मतलब क्या होता है, सॉल्ट, और जेंस मतलब जनरेटर। तो इसलिए ये जो आपको पता होगा NaCl इसी ग्रुप का सॉल्ट है, तो मोस्टली ये सॉल्ट फॉर्म करता है मेटल के साथ, इसलिए इसको हेलोजेंस बोला जाता है। सिमिलरली ऑक्सीजन वाले ग्रुप को चाल्कोजेन बोला जाता है, राइट, और सिमिलरली नाइट्रोजन वाले ग्रुप को पिनकोजेन बोला जाता है। तो ये सब कुछ नेम्स हैं, अगर याद रह गया तो अच्छी बात है। बाकी ये एलिमेंट्स आपको पता होंगे। तो अब देखिए, इसको एटॉमिक नंबर के अनुसार से अरेंज किया गया, यही था मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। अब रही बात इसके अंदर ट्रेंड्स की, कि ये किस तरह का ट्रेंड होगा। तो सबसे पहला अपने पास वैलेंसी। तो वैलेंसी अगर आपने 9th क्लास में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने सीखा होगा, तो अगर किसी भी एलिमेंट के पास 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन हो तो वही उसका क्या कहलाता है, वैलेंसी कहलाता है। तो जैसे आप लिथियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो ये क्या आ जाएगा, 2, 1। तो वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन, 1 है, तो ये इसकी वैलेंसी हो जाएगी। बेरिलियम को लिखोगे तो ये 2, 2 होगा, ये इसकी वैलेंसी हो जाएगी। बोरॉन को लिखोगे तो ये क्या होगा, 2, 3। सिमिलरली 2, 4, तो ये इसका वैलेंसी 3, इसका वैलेंसी 4। तो क्या देख रहे हैं, वैलेंसी पहले बढ़ा, 1, 2, 3, 4। फिर जैसे ही यहां जाओगे तो ये 2, 5 होगा, तब ये 5, इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 8 में से घटा देते हैं तो इसका 3 हो जाएगा। सिमिलरली ये 2, 6 है तो इसकी वैलेंसी 2 हो जाएगी। 2, 7 है तो इसकी वैलेंसी 1 हो जाएगी। और ये 2, 8 होता है तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, 0। तो वैलेंसी को तुमने देखा किस तरह से वैरी किया, 1, 2, 3, 4, फिर क्या हो गया, 3, 2, 1, 0। तो वैलेंसी पहले 1 से 4 तक इंक्रीज करती है और फिर 4 से क्या होता है, 0 तक डिक्रीज कर जाती है, राइट। ये सिंपली वैलेंसी का वेरिएशन है। किसी भी ग्रुप में चले जाओ, सोडियम की वैलेंसी पूछी जाएगी 1, मैग्नीशियम 2, एल्युमिनियम 3, सिलिकॉन 4, फास्फोरस 3, सल्फर 2, क्लोरीन 1, आर्गन 0। तो इस ग्रुप में इस तरह से आप वैरी कर सकते हो। वैलेंसी क्या होता है, पहले 1 से लेकर 4 तक इंक्रीज करती है और फिर घटते हुए 3, 2, 1, 0 हो जाती है, राइट गाइस। तो समझ में आ गया। नाउ अब जो दूसरा है अपने पास एटॉमिक साइज का। तो देखो, किसी भी पीरियड में जब लेफ्ट से राइट जाते हैं, देखो हम दूसरी किसकी बात कर रहे हैं, एटॉमिक साइज की। तो जब तुम लेफ्ट से राइट जाओगे, लेफ्ट से राइट किसी कहां जाओगे, पीरियड में ही ना। तो जब पीरियड में तुम लेफ्ट से राइट जाओगे तो तुम्हारा जो साइज है एटम का वो क्या करेगा, इंक्रीज या डिक्रीज। बताओ क्या होगा, ध्यान रखना, ये क्या करता है, डिक्रीज करता है, ध्यान रखना। तो अगर पूछा जाए लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियन, सबसे बड़ा एलिमेंट कौन होगा, तो लिथियम होगा, राइट। दैट मीन्स क्या बोल सकते हैं, लिथियम बड़ा है, फिर कौन होगा, बेरिलियम,
देन बोरन, देन कार्बन, देन नाइट्रोजन, देन ऑक्सीजन, देन फ्लोरी। तो इस तरह से हम लोग साइज का वेरिएशन बता सकते हैं। सिमिलरली ग्रुप 2 में जाएंगे तो क्या होगा, सोडियम सबसे बड़ा होगा, फिर किसकी बारी आएगी, मैग्नीशियम, देन एल्यूमिनियम की, देन सिलिकॉन की, देन फास्फोरस, देन सल्फर, देन क्लोरी। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि साइज किस तरह से वैरी करता है। लेफ्ट से राइट जाते हैं तो साइज क्या हो जाता है, घटता चला जाता है। लेकिन जैसे ही हम लोग टॉप से बॉटम मूव करेंगे, राइट, क्या होगा, ऊपर से नीचे आएंगे, क्या करेंगे, टॉप टू बॉटम मूव करेंगे तो साइज क्या होगा आपका, इंक्रीज करेगा। साइज क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, राइट। तो एनसीईआरटी में के बुक में भी देखोगे तो कुछ डेटाज आपको दिए गए हैं अलग अलग एलिमेंट के साइज। जैसे लिथियम की बात करें तो 154 एंगस्ट्रॉम का होता है। तो ऐसे ही कुछ डेटाज हैं, वो डेटा आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बस वेरिएशन ध्यान रखना है। लेफ्ट से राइट जाएंगे तो साइज क्या होगा, घटेगा, और जब ऊपर से नीचे आएंगे तो साइज क्या होगा, बढ़ेगा। नाउ अपने पास है मेटालिक एंड नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज। गाइस इसको तुम बिल्कुल ध्यान से देख सकते हो। ग्रुप 1 2 प्योर मेटल्स होते हैं, और जैसे जैसे हम इधर जा रहे हैं ये क्या होता है, नॉन मेटल्स हो जाता है। तो पीरियोडिक टेबल में राइट साइड क्या है, नॉन मेटल है। क्या है, राइट साइड नॉन मेटल है। अपने जो ये राइट साइड है क्या है, नॉन मेटल है। और अगर हम लेफ्ट साइड की बात करें तो लेफ्ट साइड क्या होगा, मेटल्स होगा। तो सिंपली बता सकते हो, जब लेफ्ट से राइट जाएंगे, राइट, जब लेफ्ट से राइट जाएंगे तो मेटालिक प्रॉपर्टी, क्या बोलेंगे, मेटालिक प्रॉपर्टी, ये क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। तो अगर मेटालिक प्रॉपर्टीज क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, तो बताओ नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज क्या होगा, तुम खुद ही बता सकते हो। नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज इंक्रीज करेगा। दोनों एक दूसरे का क्या होता है, उल्टा होता है। क्या होता है, दोनों एक दूसरे का जस्ट उल्टा होता है। या आप मेटालिक प्रॉपर्टीज को बोल सकते हो इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर। लेफ्ट से राइट जाएंगे तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर क्या होगा, डिक्रीज करेगा, जबकि इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर क्या होगा, इंक्रीज करेगा। और जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो ध्यान से देखिए, जब यहां ऊपर से नीचे आएंगे तो सिंपली है मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा, बढ़ेगा। तो वहां भी ध्यान रखना कि जब लेफ्ट से राइट जाते हैं तो मेटालिक प्रॉपर्टी घटता है, लेकिन ऊपर से नीचे आते हैं तो मेटालिक प्रॉपर्टी क्या होगा, बढ़ेगा। तो सिमिलरली पूछा जाएगा सोडियम और पोटेशियम में किसमें मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा है, तो पोटेशियम में क्या होगा, ज्यादा होगा। या आपसे पूछा जो रुबिडियम और सीजियम में किसमें मेटालिक प्रॉपर्टी ज्यादा होगा, तो सीजियम में ज्यादा होगा। या एसएन पीबी में पूछा जाएगा मेटालिक कैरेक्टर किसमें ज्यादा है, तो पीबी में होगा, राइट। तो इस तरह से एसबी और बीआई में पूछा जाएगा मेटालिक कैरेक्टर किसमें ज्यादा है, तो बिस्मथ में क्या होगा, ज्यादा होगा एज कंपेयर टू एंटीमनी। तो सिंपल है, जब ऊपर से नीचे आएंगे तो मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो ये था आपका ये पूरा चैप्टर जिसमें कि हम लोग पीरियोडिक क्लासिफिकेशंस ऑफ एलिमेंट फॉर द सीबीएसई क्लास 10th। थैंक यू गाइज।